मार्केट के महारथी सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट्स की बात करें तो पिछले 6 से 7 दिनों में निफ्टी 50 में लगभग 800 अंकों से ज़्यादा की भी रिकवरी देखने को मिली। पर ऐसे में क्या है मार्केट का कंस्ट्रक्ट, क्योंकि हाल फिलहाल जो कि की सपोर्ट लेवल से बाउंस लेता हुआ दिखा है निफ्टी, ऐसे में क्या फंडामेंटल फैक्टर्स जो हैं मार्केट्स के लिए काफ़ी अहम हो जा रहे हैं ट्रैक करना। साथ ही इस समय इतनी वॉल्टिलिटी के बीच आपको कहाँ पर लगाना है दाव, आइए ये समझते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। हमारे साथ आज LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के CIO योगेश पाटिल जुड़े हैं। योगेश जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपकी राय मार्केट्स पे ही समझना चाहेंगे। हाल फिलहाल की जो गिरावट हमने देखी, क्या वो आपको एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपने लिया, क्योंकि हम ये भी समझ रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स जो है धीरे धीरे करके एक अच्छे कैश पाइल पे बैठे हुए थे, तो क्या इस गिरावट में आपने नए और फ्रेश कैश को डिप्लॉय किया और क्या नजरिया रखते हैं फिलहाल आप मार्केट्स पे? जी नमस्कार, और आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। डेफिनेटली देखिए, कैश थोड़ा क्रिएट हुआ था, बट एग्जैक्टली कैश जो है हमने इसलिए नहीं क्रिएट किया था कि मार्केट नीचे गिरे और हम बाय करें। काफ़ी सारे हाइब्रिड फंड में भी कैश था, आपको तो नेट ऑफ करके देखना पड़ेगा कि सारे फंड्स में क्या था। बट डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कुछ कुछ अच्छे सारे सारे मार्केट अब सारे मार्केट में सारे शेयर्स गिरे, कुछ अच्छे शेयर्स भी नीचे गिरे जिनको हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है जहाँ पे आपका GDP ग्रोथ हाईएस्ट रहने वाली, वर्किंग एज पॉपुलेशन एटलीस्ट 10-20 साल यहाँ पे रहने वाले हैं। तो रिलेटिव टर्म में इंडिया इमर्जिंग मार्केट से बेटर है। जो FIs अभी तक बेच रहे थे, हो सकता है मे बी ट्रम्प की पॉलिसीज के आने के बाद वो अपना इंडिया का रुख थोड़ा चेंज कर ले और वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी बने। एट सेम टाइम पे ये भी नहीं भूलना चाहिए, मार्केट पिछले 3-4 सालों में काफ़ी चल चुका है। तो जिसको भी अपना इन्वेस्ट करना है वो एक लॉन्ग टर्म व्यू बना के चले। इंडियन मार्केट बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। काफ़ी जो फंडामेंटल्स है, जैसे फिस्कल डेफिसिट है या फिर मॉनेटरी पॉलिसीज है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जो कि इसमें लूज का ऑप्शंस कम है, जो कि लॉन्ग टर्म में इंडिया का वैल्यूएशन मेंटेन रखने में या बरकरार करने रहने में बहुत मदद करेगा। तो इंडिया एक हाईएस्ट ग्रोइंग मार्केट है जहाँ पे काफ़ी सारे सेक्टर्स जो है मैन्युफैक्चरिंग में चाइना +1 चलते में, या इंक्रीमेंटल बिजनेस यूरोप और जापान या USA आने में, तो इन काफ़ी कंपनीज का एड्रेसेबल मार्केट बढ़ने वाला है। जैसे ऑटो एंसिलरी है, केमिकल है, फार्मास्यूटिकल है। तो ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी, और डोमेस्टिक इकोनॉमी धीरे धीरे पिकअप कर रही है। जैसे कि गवर्नमेंट कैपेक्स फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा कमजोर था, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड हाफ में जो इससे बेहतर रहेगा। इलेक्शंस काफ़ी जितने भी इलेक्शंस होने थे हो गए फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में हमें ऐसा कोई भी बड़ा इलेक्शन या कोई बड़ा एक्टिविटी नहीं दिख रहा है हमें। तो मुझे लगता है यहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी और पिकअप होनी चाहिए। पर ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए। जो हमारी म्यूचुअल फंड की भी और हमारे म्यूचुअल फंड की भी यही ओपिनियन या राय रहती है हमेशा। गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर आपके जैसे बाजार के दिग्गज का भरोसा है और इसी भरोसे से कॉन्फिडेंस रिटेल इन्वेस्टर्स को भी मिलता है। म्यूचुअल फंड का ही जिक्र किया आपने, और अगर अक्टूबर में म्यूचुअल फंड इनफ्लोज की बात करें, 22% का इजाफा, वहाँ पर 41,887 करोड़ के फ्लोज देखने को मिले इक्विटी फंड कैटेगरी में ही, इक्विटी फंड सेगमेंट में ही। फंड मैनेजर्स आपके जैसे इस तरह के जब कैश लेवल्स या इस तरह के इनफ्लोज नजर आते हैं, उसे किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं, और कैश होल्डिंग जब लगातार इक्विटी में एक्टिव होती नजर आती हैं, कौन से सेक्टर्स पर आपकी नजर रहती है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। इतना इन्फ्लो आया, बट हमें नेट इन्फ्लो देखना पड़ता है। आप जो बता रहे हो ग्रॉस इन्फ्लो है, तो एग्जैक्टली उतना कैश फ्लो, इतना कैश नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, हमें जो कैश लेवल है वो आपको हाइब्रिड फंड्स को हटा के देखना पड़ेगा कि हाइब्रिड फंड में या एसेट एलोकेशन फंड में, जहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी के चलते में कैश क्रिएट किया जाता है, तो उन सबको भी आपको हटाना पड़ेगा। तो तीसरा जो पॉइंट है, जैसे कि जितना भी इन्फ्लो रहता है, हम लोग स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ा टाइम लगता है जब सिनारियो अनसर्टन होता है। जैसे ग्लोबल सिनारियो अनसर्टन है, या घरेलू मतलब जैसे कंपनी के नतीजे भी थोड़े वीक आ रहे थे, तो उस टाइम पे परचेसिंग थोड़ा स्लो कर देते हैं हम लोग, जिसके कारण थोड़ा कैश पाइलअप हो जाता है। बट जैसे जैसे मौका मिलता जाता है हम लोग इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कैश पाइलअप किया है तो हमें बाई करना है। हाँ, अब हम लोग भी अच्छी कंपनी का वेट करते हैं, सही वैल्यूएशन का वेट करते हैं, तभी हम कैश डिप्लॉय करते हैं हम लोग।
और काफ़ी अच्छी कंपनियाँ भी इसमें नीचे आई है और लॉन्ग टर्म इन सब का हमें भविष्य बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग कंटिन्यूस जैसे 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 मौका मिलता है हम लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है योगेश भाई, ये तो मैं जानता हूँ कि आपकी कंप्लायंस का फैक्टर, आप सीधे सीधे कंपनी के नाम तो नहीं बताओगे कि जहाँ पे अच्छी कंपनी भी है और इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हो, बट हाँ सेक्टर बता सकते हो, इसमें कोई कंप्लायंस नहीं आएगी सर। थीम बता सकते हो, इसमें कोई कंप्लायंस नहीं आएगी। थोड़ा और फाइन ट्यून करना चाहते हो तो आप एक सेगमेंट भी बता सकते हो योगेश भाई, उसमें भी कोई कंप्लायंस नहीं आएगी आपके आड़े। तो थोड़ा और गाइड कीजिए, ये अच्छे वाला एरिया कौन सा है? जी सी हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन ड्रिवन है, तो हमें 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। इनिशियली आप जो भी देखेंगे वो कैपेक्स रिलेटेड ग्रोथ देखेंगे, जैसे कैपिटल गुड, इंजीनियरिंग और जैसे पावर इक्विपमेंट भी उसमें आ जाएगा। एंड सेकंड जो पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है जहाँ जहाँ पे हो रहा है। और तीसरा जो लेग होता है कंजम्पशन, तो कंजम्पशन अभी स्लो चल रहा है, हो सकता है 1 साल के बाद ये कंजम्पशन सेक्टर वापस रिबाउंड हो, बट पहले जो 2 इंजन है वो इकोनॉमी को और इंडिया को कंटिन्यूस करते रहेंगे अगले 5 से 6 सालों तक, क्योंकि कहीं कहीं जगह पावर सेक्टर का ओवरऑल कैपेक्स कम से कम 45-50 लाख करोड़ है अगले 7 से 8 सालों में। तो इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है, चाहे फाइनेंसिंग कंपनी हो, चाहे ट्रांसफार्मर कंपनी हो, ट्रांसमिशन कंपनी हो या पावर जनरेशन रिलेटेड कंपनी हो, उन सभी को बहुत बहुत फायदा होगा। एंड कुछ कुछ इंजीनियरिंग कंपनी है, जैसे कि काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कैपेक्स कर रही है, जो कंप्रेसर रिलेटेड रह सकती है, जो मोटर रिलेटेड रह सकती है, उन सबको भी काफ़ी फायदा होगा। और काफ़ी एक्सपोर्ट रिलेटेड, जैसे चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी फार्मा में या सीडीएमओ बिजनेस में आ रही है, तो उन सब कंपनीज को भी अच्छा खासा फायदा रहेगा 3 से 4 सालों में। तो हमें ये कई जगह 2 चीज़ें अच्छे से नोटिस करनी है, सेक्टर ग्रोइंग रहे, हाई ग्रोथ वाला रहे, जहाँ पे हेडविंड्स कम रहे। तीसरा जो पॉइंट जो है सबसे बड़ा है वैल्यूएशन, कि सही एरिया में रहना, सही प्रमोटर के साथ रहना और सही वैल्यूएशन भी उतना ही जरूरी है। तो ये 3 फैक्टर इन्वेस्टर को नजर रखने पड़ेंगे जब भी इन्वेस्ट करेगा। ठीक है योगेश भाई, हम आपसे आज ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आपने हमको गाइड कर दिया नहीं 3-4 सवालों में ही, और उम्मीद करते हैं आपसे वापस जल्द ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश भाई, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल मैं आपको जो आज की लिस्टिंग है एक बार वापस से दिखा देता हूँ। एनटीपीसी ग्रीन्स की लिस्टिंग हुई थी भले ही 4 से 5% ऊपर, लेकिन अब बढ़िया आज अच्छी उसके अंदर मूवमेंट मिला और मेरे हिसाब से उसमें अभी सर्किट लगा है। एक बार ज़रा दिखाइएगा एनटीपीसी ग्रीन्स आज की लिस्टिंग, तो आज की लिस्टिंग बढ़िया हुई है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जिनको लिस्टिंग गेन चाहिए वो तो भी उनको भी मिल रहा है, और जिनको एक फंडामेंटल एक इसी सेगमेंट की कंपनी चाहिए थी तो वो भी मिल रही है। ये इस समय करीब 13.5% ऊपर है, तो ये धीरे धीरे करके सर्किट्स लगाता है, पहले 10 का फिर 5 बढ़ेगा, फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। इसके अंदर एनटीपीसी ग्रीन्स के अंदर आज 13% तक का गेंस आपको मिला।